तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9th क्लास का डायनामिक्स। आज हमने लेक्चर नंबर 6 इसका करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, तो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हमने करना है। इसके अलावा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो भी आज की वीडियो में आप लोगों ने करना है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है हमारे पास। अब इस कार का जो है लेट्स से इसका जो मैस है वो क्या है, एम है। ठीक है, अज्यूम करने हमने एक बॉडी लिया, उसका मैस जो है वो एम है। अब ये क्या कर रही है, कार एक ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। तो कार जो भी ट्रैवल कर रही है वो वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है। इसके ऊपर अभी ड्राइवर क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है, मतलब उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, उसके पैडल को प्रेस करता है, रेस वाला जो पैडल होता है उसको प्रेस करता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में जो होता है फोर्स आपने अप्लाई की जाती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, इस कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी एफ, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को सब कुछ आता है, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई। एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ठीक है, उसका मैस क्या है, एम है। वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई से ट्रैवल कर रही है। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और वी एफ हो जाती है। क्लियर। अभी देखिए, हमको जो है, हमको मालूम है कि जो मोमेंटम होता है वो इक्वल्स टू होता है मैस इनटू वेलोसिटी। हमने पढ़ा है प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था ना, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है, ठीक है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू मैस एम, और वेलोसिटी जो है हमारे पास वी। तो पी इज इक्वल टू एम वी हमारे पास क्या है, मोमेंटम की इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक कोई इशू नहीं है। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये चीज़ जो पढ़ी है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, और जो है इस कार का जो है इनिशियल मोमेंटम और इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो देखें, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस कार। तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। इनिशियल के लिए मैं फॉर एग्जांपल P1 इसको नाम दे देता हूँ। P1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अब उसका मैस जो है वो तो सेम रहेगा इनिशियल में भी और फाइनल में भी, सिर्फ चीज़ किसके ऊपर फ़र्क आएगा, वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा एम वी वन। तो जो इनिशियल उसका मोमेंटम है वो क्या है, मैस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी उसकी कितनी है, V1। तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या है, P1 इज इक्वल टू एम वी वन। ये इसकी जो है वो इनिशियल मोमेंटम की जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अभी देखिए, हमने फाइनल मोमेंटम इसका जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फाइनल मोमेंटम जो है उसको P2 का नाम दे दें, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। अब देखिए, उसका जो मैस है वो सेम रहेगा m, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, VF। तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी एफ। ये इसकी क्या है, फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1 इज इक्वल टू एम वी वन, और फाइनल मोमेंटम उसका क्या है, P2 इज इक्वल टू एम वी एफ। क्लियर। अभी देखिए, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो होता है, अब अगर हमने दोनों मोमेंटम में चेंज फाइंड करना हो, ठीक है, कि कितना जो है डिफरेंस आया, तो वो कैसे मालूम करेंगे, वो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आया, एम वी एफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आया, एम वी आई। क्लियर। मैंने जस्ट क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम की मैंने एम वी एफ लिख दिया और इनिशियल मोमेंटम को मैंने एम वी आई लिख दिया। अब देखिए हमारे पास तो हमने क्या करना है, रेट फाइंड करना है मोमेंटम का। ठीक है, तो रेट जब मोमेंटम का फाइंड करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। अगर हमने रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मतलब कि यूनिट टाइम के अंदर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, मतलब 1 सेकंड के अंदर मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई टी करेंगे। तो आ जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू, अभी देखें यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों में m जो है वो कॉमन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो m मैं बाहर लिख लूँगा, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी। तो m को मैंने बाहर लिख लिया, अंदर आएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी। क्लियर। सिंपल मैंने क्या किया, दोनों में m कॉमन नजर आ रहा है, मैंने बाहर लिख दिया। बाकी क्या बच गया मेरे पास, VF माइनस VI बच गया डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि इधर भी टी डिवाइड किया तो इधर भी टी आपने डिवाइड करना है। अब भी ये देखें, ये जो चीज़ आपके पास VF माइनस VI ओवर टी नज़र आ रही है, ये क्या है आपके पास,
इसका मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इसकी जगह पर मैं लगा देता हूँ ए, तो मेरे पास बन जाएगा पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एम ए। अभी एम में आ गया, एम में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, एम में जो होता है वो फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो एम में क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है। तो अब एम में की जगह मैं लिख दूंगा एफ, तो पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स। तो ये क्या है हमारे पास, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, उसकी इक्वेशन क्या बन गई, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू टी। अब इस इक्वेशन से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम की टर्म्स में, ठीक है। फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं किसमें, मोमेंटम की टर्म्स में। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, आप लिखेंगे व्हेन अ फोर्स एक्ट्स on a body it produces acceleration in the body and that force will be equal to the rate of change of momentum of the body। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बेसिकली ये जो फोर्स आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली फोर्स जो नज़र आ रही है, ये वाली फोर्स है जो ड्राइवर ने अप्लाई की थी गाड़ी के ऊपर। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ। तो ये उसने जो है वो उस फोर्स को इस सेंस में लिखा है। तो उसने क्या लिखा है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाती है तो उससे क्या होता है, उससे उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो जो फोर्स उसने अप्लाई की होती है वो इक्वल होती है, ये देखें, वो फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी। ये पी टू माइनस पी वन ओवर टी क्या, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो ये जो फोर्स अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। और ये फोर्स जो होती है ये क्या होती है, इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये सिंपल सी फोर्स की डेफिनेशन आएगी अकॉर्डिंग टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से जो ऐसा यूनिट निकलेगी मोमेंटम की हमारे पास, वो क्या निकल आएगी, उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी जो है वो यूनिट आ जाएगी मोमेंटम की। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो एग्जांपल 3.6 है वो कर लेते हैं। इसमें है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फोर्स टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक गाड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या, उसका मास कितना है, 5 किलोग्राम। वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उससे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हमने उसको रोकना है, हमने कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी है। जब वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाता है 2 सेकंड के अंदर, या हमने उसको 2 सेकंड के अंदर रोकना है। 2 सेकंड के अंदर अगर हमने उसको रोकना है, ठीक है, तो कितनी फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे कि वो रुक जाए, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले देखिए उसने मास दिया हुआ हमको, वो कितने m इज इक्वल टू 5 kg। इसके बाद उसने दी हुई है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है जिससे वो ट्रैवल कर रहा है, तो वी आई इक्वल्स टू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा देखिए हमने जो है वो फाइंड करनी है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टाइम उसने हमको दिया हुआ है तो वो इज इक्वल टू क्या है, 2 सेकंड। अभी यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, उसने कहा है कि फाइंड द फोर्स टू स्टॉप द कार, या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना है। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उसकी वी एफ जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो वी एफ जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, अभी हमने फार्मूला लगाना है, तो सिंस वी नो आप लिखेंगे। इसके अलावा एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी, ये हमारे पास जो है वो होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अभी आपने क्या फाइंड करना है, आपने P2 फाइंड करना है और P1 फाइंड करना है। ठीक है, टाइम उसने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, वो हम इधर वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी। तो सबसे पहले जो वो हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो P1 है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv1। ठीक है, या mvi जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, वो इसके साथ लगेगी। तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, मैस उसका 5 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 5 × 10 तो मैं करूँगा, तो P1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन सेकंड। ये मेरे पास P1 आ गया। अभी मैंने P2 भी फाइंड करना है, तो P2 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मैस तो सेम रहेगा, mvf हो जाएगा, mvf फाइनल वेलोसिटी उसकी। तो P2 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0। तो P2 जो है मेरे पास वो इज इक्वल टू आ जाएगा 0 न्यूटन सेकंड, ये P2 आ गया। अभी इन दोनों की वैल्यूज़ में लगाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मेरे पास जो है फोर्स आ जाएगी। P1 और P2 की जो है वो वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगाऊंगा, तो F इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा। अब देखें P2 जो है मेरे पास 0 है, तो 0 माइनस 50, 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, टाइम कितना है, 2 सेकंड है, तो 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, F इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, F इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस 25 न्यूटन। ये इसका क्या है, आंसर है। अभी इधर नेगेटिव साइन जो आया हुआ है फोर्स के साथ, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जो एक बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन की अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका साइन जो है वो न्यूटन है। बुक में आप देखेंगे तो उसने प्लस निकाला हुआ है। ठीक है, उसने यहाँ पे 50
-0 किया हुआ, आई डोंट नो उसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि P2 तो हमारे पास 0 आता है, तो 0 -50 है, और ये माइनस का साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो अपोजिट डायरेक्शन में की है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, बॉडी मूव कर रही थी, उसके अगेंस्ट हमने क्या की है, फोर्स अप्लाई की है। तो 25 न्यूटन जो है प्लस 25 न्यूटन अगर हमने फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, तो स्टॉप इट इन 2 सेकंड। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि ये फोर्स जो है वो अगेंस्ट होगी, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी की। क्लियर। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट चलें, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलें, हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जो है ना आपने लोगों ने ध्यान से करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन निकला है कंजर्व से। कंजर्व का मतलब होता है महफूज करना, किसी चीज़ को हिफाजत में ले लेना या उसको संभाल के रखना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस कानून का भी यही मतलब है, इस लॉ का भी यही मतलब है कि जो मोमेंटम है वो महफूज रहता है, वो चेंज नहीं होता या वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्लियर। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। तो इसमें होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज बिफोर एन इवेंट, ठीक है। तो जितना भी मोमेंटम होता है सब बॉडीज़ का जो उस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बिफोर एन इवेंट, कोई भी चीज़ या कोई भी काम होने से पहले जितना भी मोमेंटम होता है ना, वो इक्वल्स टू होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज आफ्टर एन इवेंट। जितना मोमेंटम किसी भी इवेंट से पहले सब ऑब्जेक्ट्स का, सब बॉडीज़ का होता है इनिशियल मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम रहता है उस इवेंट होने के बाद भी उन सब बॉडीज़ का, ठीक है। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, महफूज रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, दोनों इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहने की, सिर्फ कि आपने कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। मतलब एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल, तो कोलिजन से पहले जितना उनका मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद भी उनका मोमेंटम सेम ही रहेगा, अनलेस अनटिल के कोई तीसरी फोर्स या कोई बाहर से फोर्स आके उनके ऊपर एक्ट ना करे। अगर कोई फोर्स, उनके एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो उनका मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जो है वो इक्वल रहता है, ये वो कह रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें ये जो उसने वर्ड यूज़ किया है ना, नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको नाम दिया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है, अगर इसको न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आप बताएंगे अ सिस्टम इन विच देयर इज़ नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है। मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स होती है, वो एक्ट नहीं कर रही होती सिस्टम के ऊपर। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अभी इसकी फिर प्रॉपर डेफिनेशन जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो कैसे करके लिखेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आप ये वर्ड यूज करेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज बिफोर एन इवेंट विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज आफ्टर एन इवेंट, ठीक है। समझ आए, 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। इन एन आइसोलेशन सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर इन्वॉल्व ना हो, बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर इंटरफेयर ना कर रही हो, ठीक है। ये सबसे पहला कंडीशन है, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। जब ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा, फिर उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी काम होने से पहले, वो इक्वल होगा उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा उस इवेंट के अकरेंस के बाद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया है, महफूज हो गया है, चाहे इवेंट होता है उससे पहले वाला इवेंट जो होता है उसके बाद वाला जो कानून, जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, महफूज है। प्रोवाइडेड क्या होना है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपने ये जो याद करनी है। इसके बाद अभी आगे चलें नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारे पास एक गन है, गन की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर एक बुलेट डाली हुई हमने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका जो मैस है, मैस ऑफ गन, उसको मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ, तो वो इक्वल टू मेरे पास क्या है, 5 kg। अब जो बुलेट है इसके अंदर, जो गोली है इसके अंदर, उसका मैस जो है वो मैं स्मॉल m से लिख रहा हूँ, तो वो इज इक्वल टू है मेरे पास 0.25 किलोग्राम। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये इसके अंदर यहाँ पे गोली होती है, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। अभी देखें, अभी ये गन फायर नहीं हुई, ठीक है। अभी हमने ट्रिगर को प्रेस नहीं किया। जब ट्रिगर को प्रेस नहीं किया तो इसका मतलब है कि अभी गन भी अपनी जगह पे रुकी हुई है और गोली भी अपनी जगह पे रुकी हुई है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0। तो इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग, उसको VI का नाम दे दें, इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसको मैंने UI का नाम दिया, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर। अभी ये गन है, गन हमने फायर नहीं की। जब गन फायर नहीं की तो ना गन मूव हुई है, ना ये जो बुलेट है ये मूव हुई है, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 0।
अभी यहाँ से हमने करना है मोमेंटम कैलकुलेट, इसका इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू मैस इंटू वेलोसिटी होता है। मैस उसका क्या है, कैपिटल एम, वेलोसिटी उसकी क्या है, वी आई। तो एम वी आई करूँगा तो मेरे पास एम क्या है 5 इंटू जीरो, एम उसका क्या है, ये देखिए कैपिटल एम, मेरे पास क्या है 5 और वी आई मेरे पास क्या है 0, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गई 0 न्यूटन सेकंड मोमेंटम आ गया उसका। ठीक है, अभी जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट हमने कैलकुलेट करना है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू क्या है 0 न्यूटन सेकंड। अब टोटल मोमेंटम मैं ऐड करूंगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इवेंट होता है जब वो फायर करेंगे ना, तो वो फायर जो ट्रिगर प्रेस करना होता है ना, दैट इज द इवेंट। ठीक है, अब हम टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ट्रिगर को प्रेस करने से पहले। तो टोटल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने गन का इनिशियल मोमेंटम प्लस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग या बिफोर फायर्ड, वो इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, हम दोनों 0 0 हैं तो 0 प्लस 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया। ठीक है, दोनों का, गोली का भी और बंदूक का भी। ठीक है, अभी इवेंट अकर होना है। इवेंट क्या होता है, जब आप ट्रिगर को उसको दबाएंगे तो फायर होगा। ठीक है, गोली निकलेगी, वहाँ से गोली निकल कर मूव करेगी सामने की डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब वो गोली फॉरवर्ड मूव करेगी तो जो गन की रिकॉयल होगा, ठीक है, वो बैकवर्ड मूव करेगा। गन की जो रिकलेशन होगी वो बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो अब देखें, ये गन मैंने बनाई, ये मैंने फायर की, गोली निकल गई, गोली अब इस डायरेक्शन में मूव कर गई, यहाँ से गोली निकली, बुलेट निकली, इस डायरेक्शन में चली गई। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हर एक्शन के अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन भी होता है। अब ये एक्शन हो गया, गोली जो है वो निकल गई, अब इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होगा वो ये गन है ये पीछे की तरफ मूव होती है। ठीक है, आपने अक्सर देखोगे जब भी फायर करते हैं तो आदमी जो है या कोई भी वो पीछे की तरफ मूव होता है। ठीक है, वो क्यों मूव होता है, क्योंकि गन जो है वो रिकॉयल करती है, पीछे की तरफ मूव होती है। अभी देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी वी है बुलेट की, उसको मैंने नाम दे दिया वेलोसिटी वी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर इवेंट उसको मैंने वी से डिनोट किया, और ये इस डायरेक्शन में है। और जो गन की जो है वेलोसिटी कैपिटल वी जो है, गन की जो रिकॉयल है वो इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब जो बुलेट है हमारी, जो गोली है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और जो हमारी गन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर, ऑल दो गन जो है वो थोड़ी मूव करती है, जो बुलेट है वो ज़्यादा मूव करती है, उसकी भी रीज़न आगे बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए अभी, तो मोमेंटम ऑफ गन रिकॉयल क्या होएगा, अभी देखें मैस तो इनका सेम रहेगा, ये मैस एम जो है वो एम ही रहेगा, ये एम जो है वो स्मॉल एम ही रहेगा। अभी इसकी मैंने क्या करनी है, गन रिकॉयल की जो है वो मोमेंटम फाइंड करनी है। अब इसकी वी है वेलोसिटी, तो मेरे पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी, एम कैपिटल और वी जो है वो इसकी कैपिटल वेलोसिटी है गन रिकॉयल की। इसी तरह मैं बुलेट की जो है वो फाइंड करूंगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायर कैलकुलेट करूंगा, तो वो मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एम और स्मॉल वी, तो एम वी मेरे पास आ जाएगा। ये किसका है, मोमेंटम ऑफ बुलेट है आफ्टर फायर। ठीक है, तो देखिए अभी टोटल मोमेंटम हमने फाइंड करना है, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एम वी प्लस एम वी, ये वाले दोनों, तो मोमेंटम ऑफ गन रिकॉयल एम वी प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर एम वी स्मॉल वाला। क्लियर, तो अभी देखें इधर आ जाए, ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो सिंस वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ फायरिंग है इसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 0, क्योंकि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है 0, तो फाइनल भी क्या होगा हमारे पास 0। तो इस टोटल फाइनल की जगह मैं लिख दूंगा 0 इक्वल्स टू एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो अब मैंने जो, अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है गन रिकॉयल की जिससे वो बैकवर्ड मूव हुई है, तो वह कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ये प्लस एम वी है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस एम वी हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम वी हो जाएगा, और ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो मेरे पास मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, ये क्या है मेरे पास गन की रिकॉयल जो है, ठीक है, उसकी जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसकी जो इक्वेशन यहाँ से हमने निकाल दी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो बुलेट है उसकी ये डायरेक्शन है, देखें ना, बुलेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन जो गन रिकॉयल करेगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है। तो आप लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉयल इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये देखें, अब जो बुलेट होती है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाती है बहुत, लेकिन ये जो गन होती है ये बहुत स्लो, ठीक है, बहुत थोड़ा जो है वो पीछे की तरफ आती है। इसकी क्या रीज़न होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे देखें,
ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना मैस, ये बड़ा है, इसकी वैल्यू बड़ी है। जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, छोटा आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, छोटा आंसर आएगा। इसका मतलब है कि जो मैस ऑफ गन है वो लार्ज है, बड़ा है कंपेयर टू मैस ऑफ बुलेट। इसलिए बुलेट क्या करती है, ज़्यादा दूर जाती है, ज़्यादा स्पीड से जाती है, और जो गन होती है वो स्लो जाती है, ये थोड़ी स्पीड के साथ बैकवर्ड मूव करती है ड्यू टू मैस ऑफ गन। तो ड्यू टू मैस ऑफ गन जो है वो क्या होता है, गन का जो मैस है वो लार्ज है कंपेयर टू बुलेट, इसलिए जो वेलोसिटी होती है गन रिकॉइल की वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू बुलेट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए हमारे पास, ये एक लीनियर लाइन मैंने लगाई है, इसके ऊपर ये मैस m1 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी हमने जो गन वाला देखा था उसमें स्टार्ट में दोनों जो थे वो स्टिल थे, ठीक है, रुके हुए थे, तो इसलिए उनका इनिशियल मोमेंटम 0 था। अभी देखें तो एक और जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, ये मैस m2 है हमारे पास। ठीक है, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जो m1 है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये m2 जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं m1 जो है उसकी जो है वेलोसिटी जो u1 है वो ग्रेटर है कंपेयर टू u2 के। ठीक है, मतलब ये जो मैस है ये थोड़ा तेज ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है कंपेयर टू m2 के। तो इसका क्या मतलब होगा कि कुछ टाइम के बाद ये मैस जो होगा इसको जाके कोलाइड करेगा। जब वो कोलाइड करेगा तो वहाँ पे इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने कैलकुलेट करना है उस कोलाइड होने से, उस कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 कैलकुलेट कर देते हैं। जो छोटा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका वो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका m1 मैस है और u1 उसकी वेलोसिटी है, तो आ जाएगा m1 u1। ठीक है, इस तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा m2 u2। मतलब इसका जो मैस है वो m2 है, हमने नाम रखा है, और जिसकी वेलोसिटी है u2 हमने नाम रखा हुआ है। तो ये तो आ गई इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 और m2। तो अब देखिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो u1 है उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है u2 से। अब कुछ टाइम आएगा उसके बाद ये इससे क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा। जब इससे कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन जो है इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, v1। जो m1 है इसकी वेलोसिटी को हमने v1 का नाम दे दिया, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आफ्टर इवेंट हमने v2 का नाम दे दिया। तो इसका मतलब हो गया कि फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 तो मैस तो सेम ही रहेगा, m1 v1 हो जाएगी। ठीक है, m1 v1। इसी तरह जो फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 होगा वो क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये इन दोनों का निकल गया। अब देखिए हमारे पास तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम में क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ m2। ठीक है, मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम इसका था उसमें को ऐड करना है इनिशियल मोमेंटम इसका, इक्वल्स टू जितना फाइनल मोमेंटम इसका था ऐड करेंगे जितना फाइनल मोमेंटम इसका है। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 हमने निकाला हुआ है m1 u1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 हमने निकाला हुआ है m2 u2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 हमने निकाला हुआ है m1 v1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 हमने निकाला हुआ है m2 v2। ठीक है, ये देखें तो ये हमारे पास क्या, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इन बॉडीज़ का जितना मोमेंटम बिफोर था उतना ही मोमेंटम कोलिजन्स के बाद रहा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम is equal to the final momentum after collision and this is known as law of conservation of momentum। यहाँ से वो आपको कोई भी वैल्यू देगा तो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। m1 m2 फॉर एग्जांपल आपको देगा और v1 और v2 देगा तो आप दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चले तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3.7। अब इसमें हमसे वो कह रहा है अ बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन इफ इट्स मैस इज 5 किलोग्राम। ठीक है, अब वो हमसे कुछ चीज़ें दे रहा है, वो कह रहा है कि एक गोली जो है जिसका वेट जो है 20 ग्राम है वो फायर की जाती है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, गन की रिकॉयल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब कैपिटल V फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और मैस ऑफ गन जो है 5 किलोमीटर है। तो निकाल लेते हैं, सोल्यूशन में गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले बुलेट का मैस स्मॉल m होता है इक्वल्स टू 20 ग्राम, इसको मैंने जब किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.02 किलोग्राम आया, मतलब डिवाइडेड बाई 1000 किया। अब इसके बाद देखें तो वेलोसिटी दी हुई उसने हमको, तो ये v स्मॉल v है, बुलेट की वेलोसिटी है इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड। इसके बाद वो कह रहा है फाइंड द रिकॉयल ऑफ द गन, मतलब कि कैपिटल V हमने फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वेट
मैस ऑफ गन जो है वो 5 किलोग्राम है, मैस ऑफ गन इज इक्वल टू 5 kg। अभी वही हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू क्या होएगा 5 इंटू 0। ठीक है, 5 इंटू 0 कैसे आया मेरे पास, ये देखें इनिशियल मोमेंटम 5 है, उसका मैस है गन का, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि कभी फायर नहीं हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा फायर नहीं हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया 0 न्यूटन सेकंड। इसी तरह जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, उसका मैस कितना है 0.02 इंटू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, मतलब अभी फायर नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ, दोनों का 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट करना है, सिंस वी नो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू क्या होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ गन रिकॉयल एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। ठीक है, जितना उनका इनिशियल मोमेंटम होगा उतने उनका फाइनल होगा, तो इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल मोमेंटम लिख लूंगा। फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास जो है वो मोमेंटम ऑफ गन रिकॉयल आफ्टर फायर प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर। क्लियर, यही होता है ना आफ्टर फायरिंग दोनों का मोमेंटम 0 इज इक्वल टू अब मोमेंटम ऑफ गन रिकॉयल आफ्टर फायर मेरे पास क्या है एम वी कैपिटल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर स्मॉल एम वी है, तो 0। अब क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है मैंने सारी, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम कैपिटल मेरे पास 5 है, वी हमने फाइंड करना तो 5v प्लस स्मॉल एम मेरे पास 0.02 है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें -5v हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 2। अब -5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगी मेरे पास 0.4 मीटर पर सेकंड, और ये इसका क्या है आंसर है। यहाँ पे जो आपको नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि गन की जो रिकॉयल है वो अपोजिट टू होगी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मतलब मैंने आपको बताया ना कि बुलेट जो है इस डायरेक्शन में जा रही होगी और जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव कर रही होगी, इसलिए नेगेटिव जो है वो साइन आ गया, तो ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।